आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक अंग्रेजी संपादकीय का अंश है जिसका शीर्षक है बिल्डिंग रिजिलियंट हेल्थ केयर फ्रॉम रेटोरिक टू रिफॉर्म। नमस्कार। अब ये शीर्षक सुनने में तो सीधा साधा लगता है, लेकिन ये शब्द रिजिलियंट, रेटोरिक, रिफॉर्म ये सिर्फ शब्द नहीं है, एक तरह से कोड है। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन खासकर एसएससी, सीजीएल जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए इसी कोड को डिकोड करना है। हाँ। हम सिर्फ इसका हिंदी में अनुवाद नहीं करेंगे, हम इसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब देखेंगे कि कैसे सही शब्द चुनकर एक सामान्य अनुवाद को एक बेहतरीन अनुवाद में बदला जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह की कह सकते हैं जासूसी है, जहां हमें लेखक के इरादे को, उसके लहजे को और शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझना होता है। सही। खासकर जब हम सरकारी नीतियों और सामाजिक मुद्दों से जुड़े टेक्स्ट को देखते हैं तो हर शब्द का अपना एक वजन होता है। हाँ। तो आज हम यही करेंगे, इस अंश को परत दर परत उधेड़ेंगे, इसके मुश्किल शब्दों के जाल को सुलझाएंगे और देखेंगे कि एक असरदार अनुवाद कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए इस डिकोडिंग मिशन को शुरू करते हैं। इस संपादकीय की पहली लाइन ही मुझे बहुत दमदार लगी। कौन सी? The recent surge in seasonal illnesses has once again exposed the fragile state of public health infrastructure. अच्छा। ये expose the fragile state वाक्यांश, ये बहुत कुछ कह जाता है ना? या ये सिर्फ कमजोर नहीं है, बल्कि जैसे कुछ जो आसानी से टूट सकता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लेखक यहाँ वीक या पुअर जैसे शब्द इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने फ्रेजाइल चुना। हाँ, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब ही है नाजुक, क्षणभंगुर, जैसे कांच का गिलास जो जरा सी ठोकर से टूट सकता है। बिल्कुल। तो इसका अनुवाद करते समय हमें इसी भाव को पकड़ना होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की कमजोर स्थिति कहना गलत नहीं है, पर सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की नाजुक हालत ज्यादा सटीक और असरदार है। ज्यादा असरदार है। हाँ, ये उस गंभीरता को दिखाता है जिसे लेखक व्यक्त करना चाहता है। वो एक पब्लिक हेल्थ एडवोकेट वाला मापा तुला लेकिन चिंताजनक स्वर। और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा या जन स्वास्थ्य अवसंरचना, इनमें से क्या बेहतर रहेगा? देखिए, दोनों ही सही है, लेकिन ढांचा शब्द आम बोलचाल में ज्यादा इस्तेमाल होता है और आसानी से समझ आता है। अच्छा। अवसंरचना थोड़ा ज्यादा औपचारिक और तकनीकी शब्द है। परीक्षा के लिहाज से दोनों चलेंगे, पर मेरे हिसाब से ढांचा ज्यादा प्रवाहमय लगता है। ठीक है, अब अगली पंक्ति पर आते हैं जो असल में इस पूरे मुद्दे की जड़ है। जी। While governments have repeatedly emphasized their commitment to universal health care, the gap between policy announcements and ground level implementation remains substantial. हाँ। ये तो हर एस्पिरेंट की रोज की कहानी है, पॉलिसी और हकीकत का फर्क। हाँ, और यहाँ अनुवाद के लिए कुछ बहुत अच्छे शब्द हैं। कमिटमेंट के लिए सबसे अच्छा शब्द है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता। यूनिवर्सल हेल्थ केयर यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा। लेकिन असली चुनौती है ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन में। हाँ, इसका शब्दाशा अनुवाद होगा जमीनी स्तर का कार्यान्वयन। मैंने कुछ लोगों को धरातल पर क्रियान्वयन इस्तेमाल करते हुए भी सुना है। क्या जमीनी कार्यान्वयन ज्यादा बेहतर विकल्प है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, धरातल और जमीन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जमीनी शब्द में एक जुड़ाव का भाव है। अच्छा। ये हमें सीधे लोगों से, गांव की मिट्टी से जोड़ता है। जमीनी हकीकत या जमीनी कार्यान्वयन कहने से एक मजबूत मानसिक छवि बनती है। सही बात है। ये दिखाता है कि नीतियां कागजों से उतरकर असल में लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं। तो हाँ, मेरे हिसाब से जमीनी कार्यान्वयन ज्यादा असरदार है। और उसे एक शब्द सब्सटैंशियल का क्या? द गैप रिमेन्स सब्सटैंशियल। हाँ। आपने इसका अनुवाद काफी बड़ा या व्यापक सुझाया था। बहुत बड़ा क्यों नहीं? क्या व्यापक में कोई ऐसा भाव है जो बहुत बड़ा में नहीं है? अच्छा सवाल है। बहुत बड़ा सिर्फ आकार की बात करता है। अच्छा, सिर्फ साइज की। हाँ, लेकिन व्यापक यानी सब्सटैंशियल वो आकार के साथ साथ प्रभाव की गहराई को भी बताता है। अच्छा। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अंतर बड़ा है, बल्कि ये भी कह रहा है कि ये अंतर महत्वपूर्ण है और इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। समझ गई। मतलब समस्या मामूली नहीं बल्कि बहुत गहरी और फैली हुई है। बिल्कुल। इसके बाद लेखक समस्या को और खोलता है, शहरी और ग्रामीण हिस्सों में बांटकर। हाँ। ग्रामीण अस्पतालों के लिए वो 3 समस्याएं गिनाता है: इनएडिक्वेट स्टाफिंग, अपर्याप्त कर्मचारी, इनसफिशिएंट मेडिकल सप्लाईज, अपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति, और आउटडेटेड इक्विपमेंट, पुराने उपकरण। ये तीनों वाक्यांश प्रशासनिक भाषा में बहुत आम है। इनका सीधा और सटीक अनुवाद ही सबसे अच्छा है। ठीक है। और शहरी केंद्रों की समस्याएं हैं
ओवरक्राउडिंग और राइजिंग ट्रीटमेंट कॉस्ट्स। यानी अत्यधिक भीड़ और इलाज की बढ़ती लागत। हाँ, ये तो एकदम साफ है। लेकिन इसके बाद की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक कहता है कि ये सिस्टमिक वीकनेसेस हैं, प्रणालीगत कमजोरियां। हाँ, सिस्टमिक शब्द बहुत वजनदार है। ये कह रहा है कि गड़बड़ी किसी एक डॉक्टर, एक अस्पताल या एक शहर में नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में, पूरी प्रणाली में है। मतलब जड़ में ही समस्या है। बिल्कुल, जैसे शरीर में कोई बीमारी किसी एक अंग में न होकर पूरे खून में फैल जाए, और अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो पब्लिक ट्रस्ट, यानी जनता का विश्वास कम हो जाएगा। सही। बिल्कुल। अब समाधान की बात करते हैं। लेखक 3 चीजों को प्राथमिकता देने की बात करता है। जी। प्रिवेंटिव केयर, वैक्सीनेशन कवरेज और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मजबूत करना। प्रिवेंटिव केयर यानी निवारक देखभाल। बीमारी होने से पहले ही रोकथाम। हाँ, वैक्सीनेशन कवरेज यानी टीकाकरण का दायरा या टीकाकरण कवरेज, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये सब सीधी सादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन इसके बाद एक और भारी भरकम वाक्यांश आता है। कौन सा? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एलोकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। जवाबदेही और पारदर्शिता। ये 2 शब्द तो हर गवर्नेंस के उत्तर में लिखने ही पड़ते हैं। और सही भी है। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। हाँ। एलोकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स का अर्थ है सार्वजनिक धन का आवंटन। लेकिन जो बात इसे और मजबूत बनाती है वो है अगला वाक्यांश। ये सिर्फ एक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि एक मॉरल इम्पेरेटिव है। मॉरल इम्पेरेटिव, नैतिक अनिवार्यता। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये काम सिर्फ इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये पॉलिसी में लिखा है, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि ये नैतिक रूप से सही है। अच्छा। ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है। ये एक ऐसा कर्तव्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। अनुवाद में नैतिक अनिवार्यता इस भाव को पूरी तरह से पकड़ता है। और अंत में एक कॉल टू एक्शन। द टाइम हैज कम फॉर पॉलिसी मेकर्स टू मूव बियॉन्ड रेटरिक and adopt a long-term sustainable strategy. नीति निर्माताओं को अब बयानबाजी से आगे बढ़ना होगा। यहाँ रेट्रिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। रेट्रिक का सबसे अच्छा अनुवाद है बयानबाजी या वाक्पटुता। मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, भाषण देना, लेकिन असल में काम कुछ ना करना। सही। और सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी का मतलब है टिकाऊ या स्थायी रणनीति, ऐसी रणनीति जो लंबे समय तक चल सके। मुझे याद है एक बार मैंने एक सरकारी रिपोर्ट में सस्टेनेबल का अनुवाद स्थायी पढ़ा था, जो गलत नहीं है, लेकिन टिकाऊ शब्द में एक मजबूती और लचीलेपन का भाव है जो ज्यादा उपयुक्त है। हाँ, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो एक अनुवाद को बेहतर बनाती हैं। बिल्कुल। वाह। तो इन सभी टुकड़ों को जोड़ने के बाद एक संपूर्ण और प्रवाहमय अनुवाद कैसा सुनाई देगा? इन सब विश्लेषणों को मिलाकर एक अच्छा अनुवाद कुछ इस तरह हो सकता है। मौसमी बीमारियों में हालिया वृद्धि ने एक बार फिर देश के कई हिस्सों में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की नाजुक स्थिति को उजागर कर दिया है। हालांकि सरकारों ने बार बार सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है, लेकिन नीतिगत घोषणाओं और जमीनी कार्यान्वयन के बीच का अंतर काफी व्यापक बना हुआ है। ठीक है। ग्रामीण अस्पताल अपर्याप्त कर्मचारियों, अपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति और पुराने उपकरणों से जूझ रहे हैं। वहीं शहरी केंद्र हालांकि तुलनात्मक रूप से बेहतर सुसज्जित है, पर वे अत्यधिक भीड़ और इलाज की बढ़ती लागत की निरंतर चुनौती का सामना करते हैं। जब तक तत्काल और समन्वित उपाय नहीं किए जाते, ये प्रणालीगत कमजोरियां स्वास्थ्य संस्थानों में जनता के विश्वास को और कम कर सकती हैं। निवारक देखभाल में निवेश, टीकाकरण कवरेज का विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सार्वजनिक धन के आवंटन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक लचीली स्वास्थ्य प्रणाली केवल एक नीतिगत उद्देश्य नहीं है, ये एक नैतिक अनिवार्यता है जो किसी राष्ट्र की भलाई और उत्पादकता को निर्धारित करती है। और आखिरी हिस्सा, अब समय आ गया है कि नीति निर्माता बयानबाजी से आगे बढ़े और एक दीर्घकालिक टिकाऊ रणनीति अपनाएं जो सभी नागरिकों के लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करें। यह अनुवाद न केवल सटीक है, बल्कि इसमें एक प्रवाह भी है। ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि संग्रही से तोड़ा मरोड़ा गया है। जी,
चलिए अब उन हिस्सों पर आते हैं जो एक एस्पिरेंट को सीधे परीक्षा में मदद करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले इस अंश के वो किलर वर्ड्स निकालते हैं जो किसी भी अनुवाद की जान होते हैं। हाँ, एक लिस्ट बनाते हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचा या अवसंरचना, से फ्रेजाइल, नाजुक, क्षणभंगुर, इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन, और जैसा हमने चर्चा की, जमीनी कार्यान्वयन, बिल्कुल, सब्सटैंशियल, व्यापक, काफी बड़ा, इनएडिक्वेट, अपर्याप्त, सिस्टेमिक, प्रणालीगत, व्यवस्थागत, बहुत अच्छे, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और पारदर्शिता, रिजिलियंट, लचीला, जुझारू, इम्पेरेटिव अनिवार्यता, अत्यावश्यक, और रेटोरिक, बयानबाजी, वाक्पटुता, और आखिरी सस्टेनेबल। टिकाऊ, स्थायी। बहुत बढ़िया। ये शब्द तो ठीक हैं, लेकिन इन शब्दों को जिस तरह से वाक्यों में पिरोया गया है वो भी बहुत कुछ कहता है। क्या इसमें कोई खास बनावट या व्याकरणिक संरचना है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल। शब्द तो कोई भी डिक्शनरी से देख सकता है, असली खेल तो वाक्य संरचना का है। हाँ, यहीं पर असली गलतियां होती हैं। इसमें 3 चीजें खास ध्यान देने वाली हैं। पहला है टेंस, यानी काल। अच्छा, पहली ही लाइन में हैज वंस अगेन एक्सपोज्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। ये बताता है कि काम अभी अभी हुआ है और उसका असर अब भी है। हाँ, हिंदी में उजागर कर दिया है। इस भाव को एकदम सही पकड़ता है। सही। दूसरा है नाउन फ्रेज यानी संज्ञा वाक्यांश, इसका कोई उदाहरण? जैसे द फ्रैजाइल स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अंग्रेजी में ये बहुत आम है। हाँ, इसमें अक्सर लोग घबरा जाते हैं। इसका सरल नियम है, सबसे पहले आखिरी प्रेपोजिशन यानी ऑफ को पकड़े और उसके बाद वाले हिस्से का अनुवाद पहले करें। अच्छा, तो ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की, और फिर द फ्रैजाइल स्टेट बन गया नाजुक हालत। और दोनों को जोड़ दें, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की नाजुक हालत। बिल्कुल। और तीसरा है पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। संपादकीयों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड। यहाँ यह नहीं बताया गया है कि प्राथमिकता कौन देगा, बस ये कहा गया है कि प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाँ, ये एक औपचारिक और अधिकारपूर्ण लहजा बनाता है। हिंदी में इसका अनुवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए के रूप में करना सबसे सटीक होता है। ये बहुत उपयोगी है। इससे पहले कि हम अभ्यास वाक्यों पर जाएं, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। इस तरह के अनुवाद में एस्पिरेंट सबसे आम गलतियां क्या करते हैं? कोई 1-2 उदाहरण? एक बहुत ही आम गलती है मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद करना। जैसे अगर अंग्रेजी में लिखा हो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो उसका अनुवाद बिल्लियां और कुत्ते बरस रहे हैं नहीं होगा, बल्कि मूसलाधार बारिश हो रही है। हाँ, सही बात है। और दूसरी बड़ी गलती है बहुत ज्यादा क्लिष्ट या किताबी हिंदी का प्रयोग करना, मतलब भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल। हाँ, कई बार एस्पिरेंट्स को लगता है कि इससे ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन अक्सर सरल, सटीक और प्रवाहमय भाषा बेहतर होती है। बिल्कुल सही। तो अब चलिए श्रोताओं के लिए कुछ अभ्यास करें। आपके पास एसएससी सीजीएल स्तर के कुछ वाक्य हैं? जी जरूर। ये 5 वाक्य हैं। कोशिश करें कि इनका अनुवाद करते समय आज हमने जो भी बातें सीखी हैं उन्हें ध्यान में रखें। ठीक है। पहला है, द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। दूसरा, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स इज क्रूशियल फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ठीक। तीसरा, there is a growing consensus on the need for judicial reforms. ओके। चौथा, technological advancement has revolutionized the communication sector. और पांचवा, climate change poses a significant threat to global food security. चलिए एक कोशिश मैं भी करता हूँ। पहला वाक्य है द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जी। मेरा अनुवाद होगा, सरकार को आर्थिक असमानता के नीचे के कारणों पर ध्यान देना चाहिए। कैसा है? प्रयास अच्छा है, लेकिन आप एक क्लासिक जाल में फंस गए। अच्छा। अंडरलाइंग कॉजेज का शाब्दिक अनुवाद नीचे के कारण होता है, जो सुनने में अटपटा लगता है। तो सही क्या होगा? इसके लिए सही वाक्यांश है मूल कारण या बुनियादी वजह। तो बेहतर अनुवाद होगा, सरकार को आर्थिक असमानता के मूल कारणों का समाधान करना चाहिए। अच्छा। एड्रेस के लिए समाधान करना। हाँ, ध्यान देना भी ठीक है, लेकिन समाधान करना या निपटना ज्यादा सक्रिय क्रिया है। बिल्कुल। दिखा? बिल्कुल। यही वो बारीकियां हैं जो फर्क पैदा करती हैं। बिल्कुल। तो आज हमने सिर्फ एक अंश का अनुवाद नहीं किया, बल्कि अनुवाद करने की कला को समझने की कोशिश की। हमने सीखा कि शब्द कैसे चुनें,
लहजे को कैसे पकड़ें और व्याकरण के जाल से कैसे बचें। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि कैसे सटीक अनुवाद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये विचारों को, इरादों को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक पहुंचाने का एक पुल है। जब हम रेटोरिक का अनुवाद, बयानबाजी करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन का जमीनी कार्यान्वयन, तो हम सिर्फ शब्द नहीं बदल रहे होते। तो क्या कर रहे होते हैं? हम नीति निर्माण की प्रक्रिया के दो बिल्कुल अलग सिरों को उजागर कर रहे होते हैं। एक सिरा जहां सिर्फ बातें हैं और दूसरा जहां असल काम होता है। और शायद यही आज की चर्चा का अंतिम विचार भी हो सकता है। जी, किसी भी नीति या जानकारी का असली मूल्य इस बात में नहीं है कि वो कितनी अच्छी लिखी गई है, बल्कि इस बात में है कि वो कितनी अच्छी तरह से समझाई और लागू की गई है। बिल्कुल। तो क्या भाषा और उसका सही अनुवाद नीति बनाने वालों और आम जनता के बीच की इस खाई को पाटने वाला पुल बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।